Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। दत्तादा इज इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस, हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ Comet Datta is a scientist's hidden agenda. Dattada and the defense advisor become close friends and share a secret. सो इस पार्ट में हम देखेंगे कि दत्तादा को भी सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। एंड कॉमेट दत्ता का जो कोर्स है वो कैसे चेंज किया जाए। सो कोर्स का यहाँ पे मतलब है उसका पाथ। सो उसका जो पाथ है, एंड वी ऑल्सो यूज द टर्म, इस तरह के जो बॉडीज का जो मोशन का डायरेक्शन होता है, जो पाथ होता है, उसको हम ट्रेजेक्टरी भी हम बोलते हैं। सो कॉमेट दत्ता का पाथ जो है, उसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो कैसे चेंज की जाए, ये जो है साइंटिस्ट का हिडन एजेंडा रहेगा। सो एजेंडा का क्या मतलब होगा? दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो जब भी आप कोई मीटिंग करते हैं तो उसका एक एजेंडा होता है। एजेंडा मतलब होता है कि सारे टॉपिक्स जो आप बेसिकली उस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस करने वाले हो। सो दीज विल बी द टॉपिक ऑफ मीटिंग। सो दत्तादा और डिफेंस एडवाइजर काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे, और वो आपस में एक सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। By the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at the hotel off Regent Street, it was 1 a.m. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. By the time they finished their deliberations, जिस समय तक उन्होंने अपने deliberations खत्म किए, तो deliberations क्या होते हैं? लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन। सो जो भी उन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कंसिडरेशंस की, ध्यान लगाया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये खत्म होने के बाद सर जॉन ने जेम्स को उनके होटल में ड्रॉप ऑफ किया। एंड उनका होटल कहाँ था? ऑफ रीजेंट स्ट्रीट। सो ऑफ रीजेंट स्ट्रीट का क्या मतलब होता है? ऑफ रीजेंट स्ट्रीट का मतलब है कि उनका होटल रीजेंट स्ट्रीट पे नहीं था, बट रीजेंट स्ट्रीट के पास में मे बी किसी रोड पे था। तो इस चीज को समझने का अच्छा तरीका ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ये एक्चुअल में स्ट्रीट है लंदन की, रीजेंट स्ट्रीट, और ये बेसिकली काफ़ी पॉपुलर शॉपिंग स्ट्रीट है। एंड फॉर एग्जांपल उनका लेट्स सपोज होटल समवेयर यहाँ पर है, ये उनका लेट्स से होटल है। सो उनको रीजेंट स्ट्रीट जाना पड़ेगा एंड एक दूसरी रोड लेनी पड़ेगी, एंड देन उनका जो है होटल आएगा। सो इस तरह के एड्रेसेस को आप अगर रेफर करना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली हम एक मेन स्ट्रीट का रेफरेंस देते हैं, सो यू कैन से कि द होटल इज ऑफ रीजेंट स्ट्रीट। सो कोई भी समझ जाएगा कि आपको रीजेंट स्ट्रीट तक पहुंचना है, एंड देन उसके पास कोई ना कोई कनेक्टिंग रोड होगी जो आपको उस होटल तक पहुंचा देगी। सो दिस इज व्हाट इट मींस कि ऑफ रीजेंट स्ट्रीट। ऑफ रीजेंट स्ट्रीट का मतलब ये नहीं है कि रीजेंट स्ट्रीट के बाजू में साइड में उसका होटल है। एंड जब तक सर जॉन ने जेम्स को छोड़ा तब तक 1 बज गए थे रात के। देयर वाज हार्डली एनी क्राउड, वहां पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं था स्ट्रीट पर। एंड जेम्स ने जब ऊपर देखा आसमान में तो उन्होंने क्या देखा? स्टार स्टडेड नाइट। स्टार स्टडेड यानी फिल्ड विद स्टार्स, सितारों से भरी हुई। तो जेम्स ने जब अपने होटल के विंडो से बाहर ऊपर की ओर देखा तो उन्होंने क्या पाया कि जैसे नाइट स्काई जो कि तारों से भरी हुई थी, उनका उनसे ग्रीट कर रही है। समवेयर अमंग्स द स्टार्स वाज कॉमेट दत्ता हेडिंग फॉर अ कोलिजन विद द अर्थ। और समवेयर अमंग्स द स्टार्स, और कहीं इन तारों के बीच में कॉमेट दत्ता था जो कि मूव कर रहा था, हेड कर रहा था अर्थ की ओर कोलिजन करने के लिए। सो इट वाज हेडिंग फॉर ए कोलिजन, कोलिजन करने के लिए बढ़ रहा था अर्थ की तरफ। इट वाज हार्ड टू बिलीव द कैलामिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट। इट वाज हार्ड टू बिलीव, ये बिलीव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, जो कैलामिटी फ्यूचर में आने वाली थी। सो कैलामिटी मतलब डिजास्टर। सो जो डिजास्टर फ्यूचर की जो आने वाली थी, उनको बिलीव नहीं हो रहा था इतने पीसफुल नाइट में, इतनी शांति से भरी रात में, कि एक कैलामिटी जो है आने वाली है। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट। और एक मोमेंट के लिए उन्होंने क्या सोचा कि क्या उन्होंने अपने सम्स सही तरीके से किए। सम्स यानी अपने कैलकुलेशंस को रेफर कर रहे हैं। अब उनको एक सेकंड के लिए अपने कैलकुलेशंस पे डाउट हो रहा था, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था इतने पीसफुल नाइट को देख के कि एक कैलामिटी फ्यूचर में आने वाली है। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. सो जेम्स को पहले डाउट हो रहा था कि एक हफ्ते में क्या वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ ये कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो जो भी उनका ये डाउट था सर जॉन की एफिशिएंसी के बारे में, उनकी कुशलता के बारे में, ये जो है
तुरंत डिस्पेल हो गया। सो एफिशिएंसी का मतलब है कुशलता, वो जल्द ही डिस्पेल हो गया। डिस्पेल का मतलब क्या है? डिस्पेल का मतलब होता है किसी भी डाउट या किसी भी प्रकार की फीलिंग या कोई धारणा, कोई बिलीफ, उसको गायब कर देना। सो फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मली वर्ड फियर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दिस डिस्पेल्ड हर फियर्स। सो डिस्पेल करना मतलब गायब कर देना। सो जो भी उनके डाउट्स थे सर जॉन की एफिशिएंसी के बारे में, वो जब कॉन्फ्रेंस के टाइम रिपोर्ट किया उन्होंने, जब वहां पर पहुंचे तो वो जो है खत्म हो गए, गायब हो गए सारे डाउट्स। एंड उन्होंने क्या पाया कि जो भी एक्सपर्ट्स थे जिनको उन्होंने बुलाया था, लिस्टेड बाय हिम, जिनको उन्होंने लिस्ट किया था और इनवाइट किया था, वो सब वहां पर पहुंच गए थे। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, nuclear physicists, space technologists, biologists, all were there. So उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स को बुलाया था, कंप्यूटर साइंटिस्ट को बुलाया था, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को बुलाया था। सो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिसिस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, उनको पता होता है कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स कैसे काम करते हैं। सो उनको बुलाया गया था। स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट को बुलाया गया था, जो बेसिकली स्पेस में कैसे इधर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन या फॉर एग्जांपल स्पेस क्राफ्ट कैसे बनाते हैं, इन सब की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काम करते हैं उनको बुलाया था। बायोलॉजिस्ट को बुलाया था, बायोलॉजिस्ट जो बेसिकली बायोलॉजी पे काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उनको बुलाया था। एंड ये सब वहां पे थे। एंड इनफैक्ट ऐसे जो भी डिस्कशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे डूम्सडे आने वाला है, सो डूम्सडे वर्ड यूज किया जाता है ऐसी सिचुएशन के लिए जब आपको पता है कि एक बहुत बड़ी कैलामिटी होने वाली है, एंड उस दिन मे बी बहुत सारे स्पीशीज का सफाया हो जाएगा, या मे बी हो सकता है कि पूरी अर्थ का सफाया हो जाए। तो डूम्सडे का एक टर्म यूज किया जाता है जिस दिन बहुत बड़ा एक कैलामिटी आएगा, जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हो रहा है कि जब कॉमेट दत्ता टकराएगा अर्थ से। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है, बहुत ही वेरियस फील्ड से लोग आपस में डिस्कस करते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे बायोलॉजिस्ट का काम क्या है, तो बायोलॉजिस्ट इसलिए भी वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा ऑप्शन आया कि हाँ हम सबको नहीं बचा सकते हैं, तो दे विल डिस्कस कि हाँ हमें किन स्पीशीज को बचाना है, किन रेसेस को बचाना है। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, एंड इवन इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस मूवी है आर्मेगेडन, जिसमें एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आने वाला होता है, सेम जैसे कॉमेट दत्ता आ रहा है कोलिजन कोर्स पे। तो कैसे फॉर एग्जांपल आपस में इतने फील्ड के लोग आते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि किन स्पीशीज को बचाया जाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उस समय वो प्लान करेंगे कि एक स्पेसशिप जाएगा जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग रहेंगे, वो ऑर्बिट करेगा, एंड दे विल रिटर्न जब ये कैलामिटी खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। सो इसीलिए इवन आप बायोलॉजिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स भी इन डिस्कशंस में पाएंगे। एंड सर जॉन के स्पेशल इनवाइटी कौन थे? सो इनवाइटी क्या होता है? इनवाइटी का मतलब होता है गेस्ट, जिनको आप इनवाइट करते हो। एंड एज सर जॉन स्पेशल इनवाइटी वाज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता। एंड उनका स्पेशल गेस्ट कौन थे, इनवाइटी कौन थे, जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया था? किसने स्टार्ट किया? मनोज दत्ता, बिकॉज उन्होंने कॉमेट दत्ता को फर्स्ट डिस्कवर किया था। सो obviously उनको भी इनवाइट किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। The conference lasted 1 week and went on under total cover of secrecy. First, the experts checked and rechecked James Forsyth's calculation with the latest observations of Comet Datta. So ये कॉन्फ्रेंस जो है 1 वीक तक चली, लास्टेड 1 वीक, यानी इट वेंट ऑन फॉर 1 वीक, और वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी, और पूरे सीक्रेसी के कवर में, पूरे सीक्रेसी में जो है ये मीटिंग हुई। सो किसी को भी भनक नहीं थी कि अंदर क्या चल रहा है, किसी को कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया, प्रेस में कुछ नहीं बताया गया। तो पूरी सीक्रेसी के साथ जो है ये मीटिंग हुई। एंड सबसे पहले उस कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया, जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने चेक किया, बार बार चेक किया, रीचेक किया, जो भी जेम्स फोर्सिथ के कैलकुलेशन थे, जो भी कॉमेट दत्ता के अभी करंट ऑब्जर्वेशन आए थे। सो बेसिकली कॉमेट दत्ता तो मूविंग है, वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जो भी करंट ऑब्जर्वेशन थे उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट कर रहे थे कि क्या अभी भी वो अर्थ से कोलाइड करने वाला है। He was right. There was no escape from the direct hit predicted by him. So उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जेम्स फोर्सिथ सही है, कि जो भी डायरेक्ट हिट प्रेडिक्ट किया है उन्होंने, उससे कोई भी escape नहीं है। So there was no escape. Escape यानी छुटकारा नहीं है, ये हमें हिट करने ही वाला है। There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the earth and not collide. In that case, the loss of life and property would not be total. But this slight respite was hardly reassuring enough for taking no action. But एक small chance था, there was a small chance कि comet जो है just graze करे। So graze करे यानी
बस छू के निकल जाए, जिसे आप बोलते हैं स्क्रेप करना, स्क्रेप द सरफेस। एंड यहाँ पे किस सरफेस की बात हो रही है? अर्थ के एटमॉस्फेयर की। सो एक स्मॉल चांस ये है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर तक आए, मे बी जस्ट एंटर करे और उसे ग्रेज करते हुए निकल जाए, मतलब हिट ना करे अर्थ को डायरेक्टली। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो फॉर एग्जाम्पल, एक ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉमेट है, वो यहाँ से एक एक डायरेक्शन तो समथिंग लाइक दिस है, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो है ऐसे ग्रेस करके निकल जाए, अज्यूमिंग दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर। सो बेसिकली ये पिक्चर मार्स की है, बट जस्ट अज्यूम कि ये अर्थ है, तो इस तरह से वो ग्रेस करके निकल जाए। सो ऑब्वियसली इफ यू सी, ये जो इसके फ्लेयर्स हैं, इसके जो ब्राइटली लिट टेल है, एंड ऑब्वियसली जब वो एटमॉस्फेयर के पास आएगा तो ये जो कॉमेट है काइंड ऑफ थोड़ा सा टूट भी सकता है, एयर से टकराने की वजह से। तो उससे मे भी जो भी मिटियोर शावर होगी, उससे थोड़े डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, बट ग्रेस करने के बाद जो है, जो भी नुकसान होगा वो टोटल नहीं होगा कंपेयर टू दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो में क्या होगा, वो डायरेक्ट हिट करेगा, एंड इस तरह के डायरेक्ट हिट से क्या होता है, जब भी कॉमेट्स या फॉर एग्जांपल जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये जब भी हिट करते हैं डायरेक्टली किसी भी प्लानिट को, तो जो इम्पैक्ट का जो एक्सप्लोजन होता है, जो इम्पैक्ट का जो फोर्स होता है, दैट इज समवेयर लाइक कि हंड्रेड्स ऑफ, इवन समटाइम्स मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ फट गए हो, इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड इस इम्पैक्ट की वजह से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखेंगे रिपल्स हैं, तो ये रिपल्स जो है पूरे अर्थ को फील होंगे। तो आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया में अगर एक अर्थक्वेक आया, तो वहां से जो सुनामी उठती है वो फॉर एग्जांपल क्रॉस करते 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 इंडिया तक आ जाती है, एंड समटाइम्स इट इवन रीचेस अफ्रीका। कितना दूर है, कितनी दूरी है दोनों में, स्टिल एक छोटा सा अर्थक्वेक इतनी बड़ी सुनामी ला सकता है। तो आप इमेजिन करो कि अगर इस तरह का जो इम्पैक्ट होगा, इससे तो बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आएगा, एंड इनफैक्ट पूरे अर्थ में सुनामी आ जाएगी, एंड इट्स पॉसिबल कि पूरा अर्थ जो है खुद के ही पानी में सबमर्ज हो जाए। सो दिस इज द टू सिनेरियो। तो अब इनके पास दो ऐसे सिनेरियो है कि एक में तो यहाँ टोटल अनाइलेशन है, कि पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है, और या एटलीस्ट जो भी यहाँ रहते हैं खत्म हो सकते हैं, एंड सेकेंडली इतना नुकसान नहीं होगा, बट जस्ट ये ग्रेज करके निकल जाए। सो इन दैट केस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो जान और माल की जो नुकसान है पूरा नहीं होगा, इट वोंट बी टोटल। टोटल मतलब पूरी तरह से सफाया नहीं होगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा। सो अंडरलाइन स्टेटमेंट ये है कि कुछ तो डैमेज स्टिल होगा, बट दिस स्लाइट रेस्पाइट। सो रेस्पाइट का मतलब क्या है? रिलीफ। तो ये जो थोड़ी सी रिलीफ है, ये हार्डली रीअश्योरिंग थी। सो रीअश्योर करना यानी हिम्मत दिलाना, ये हौसला दिलाना। सो ये जो छोटा सा रिलीफ था, ये हार्डली उनको हिम्मत दिला रहा था, ताकि वो कोई भी एक्शन ना ले। सो इसका मतलब इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि हाँ थोड़ा सा चांस है कि वो सिर्फ ग्रेस करेगा, स्क्रैप करेगा सरफेस को। सो दे वर लाइक कि नहीं, हम इस पर्टिकुलर चांस को नहीं ले सकते। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वाज नीडेड, व्हाट फॉर्म शुड इट टेक? जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, व्हाट फॉर्म शुड इट टेक? उस एक्शन का फॉर्म क्या होना चाहिए? मतलब किस तरह का एक्शन उन्हें लेना चाहिए? The experts dismissed or defensive measures like living in underground bunkers. It was simply not practical proposition. So experts ने क्या dismiss किया? Dismiss करना यानी खारिज कर देना, treat as unworthy. Unworthy यानी not useful. So treat करना कि ये सही नहीं है, that is dismissing या खारिज करना। सो उन्होंने बेसिकली जो भी डिफेंसिव मेजर्स है उनको अपने ऑप्शन से हटा दिया। सो डिफेंसिव मेजर्स क्या थे? डिफेंसिव का मतलब हो गया कि आप जो भी अटैक हो रहा है उससे डिफेंड करें खुद को। सो डिफेंसिव मेजर क्या था? अंडरग्राउंड बंकर्स बनाना। सो अंडरग्राउंड बंकर्स क्या होते हैं? सो इस तरह के फॉर एग्जांपल आप अंडरग्राउंड बहुत मे बी 4-5 मंजिला नीचे जाके ऐसे बंकर्स बना सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके रखा जा सकता है। वहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है, वहाँ पे पानी होता है, ताकि आप थोड़े दिनों तक, जब तक ऊपर की हालत स्टेबल ना हो जाए, आप अंदर गुजारा कर सकें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको इस तरह से कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे सबसे पहले। एंड अगर आप देखोगे कि जो भी अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक बनानी पड़ती हैं, एंड इनफैक्ट कुछ के थिकनेस समवेयर लाइक 1 मीटर वॉल थिक हो सकता है, एंड कुछ की थिकनेस फॉर एग्जांपल 1 मीटर की हो सकती है। सो इसका मतलब क्या है कि उनको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। एंड आई थिंक अगर इस लेवल का कॉमेट है कि फॉर एग्जांपल वो पूरे अर्थ में तबाही लाएगा, तो पूरे अर्थ में जितने भी कंट्रीज है, जितने भी लोग हैं, उन सबको ये बंकर्स बनाने पड़ेंगे। सो ये काफी मुश्किल ऑप्शन है। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन। सो इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल सजेशन नहीं है। प्रोपोजिशन का मतलब है प्रस्ताव, इन अनदर वर्ड्स सजेस्टेड
प्लान ऑफ एक्शन। सो ये जो प्लान ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। सो द ओनली कोर्स वाज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। सो फिर उनके पास क्या रास्ता बचा, कोर्स यानी क्या रास्ता बचा उनके पास, या क्या ऑप्शन बचा कि वो ऑफेंसिव एक्शन लें। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। सो कॉमेट दत्ता को मार्जिनली डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। सो मार्जिनली यानी स्लाइटली, थोड़ा सा। डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट करना यानी मोड़ना, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। समथिंग टू चेंज डायरेक्शन। सो आप किसी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो आप उसको डिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने बॉल एक वॉल की तरफ फेंकी एंड वो ऐसे गई एंड डिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आ गई, सो आप इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो उन्होंने क्या सोचा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अर्थ है एंड लेट्स से दिस इज कॉमेट दत्ता, एंड वो इस तरह से इस ट्रेजेक्टरी पे अर्थ की ओर आ रहा है एंड ये यहाँ से टकराने वाला है। सो इनका ऑप्शन क्या था कि ये जो इसकी ट्रेजेक्टरी, ये जो इसकी पाथ है, अगर हम इससे थोड़ा सा इसको डिफ्लेक्ट कर दें, सो क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करोगे तो यू कैन सी कि वो इस तरह से निकल जाएगा। एंड ये कैसे किया जा सकता है, उसको एक थोड़ा सा पुश देके। सो हम किसी भी तरह अगर मान लीजिए इसको ऐसे पुश दे दें, सो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा था उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड वो जो है अर्थ में फिर डायरेक्ट कोलाइड नहीं करेगा। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमथ टास्क। सो उन्होंने एक्सपर्ट्स ने क्या कैलकुलेट किया कि अर्थ में जितना भी डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल है। सो डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर का क्या मतलब है, ये वर्ड क्यों यूज किया गया डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि न्यूक्लियर पावर कंस्ट्रक्टिव भी होती है। सो न्यूक्लियर पावर आप फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है आप उसको एज अ बॉम्ब की तरह यूज नहीं कर सकते फॉर डिस्ट्रक्शन। सो डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर का क्या मतलब हुआ, जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, सो जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स अवेलेबल हैं अर्थ में, बल्क ऑफ इट यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में उनका यूज करना पड़ेगा। इट वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमथ टास्क। मैमथ का मतलब हो गया ह्यूज, ये जो बड़ा सा टास्क है हमारे सामने, उसको अचीव करने के लिए, दैट इज इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, हमें जितना भी अवेलेबल न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे अर्थ में उसको इकट्ठा करके ये टास्क करना पड़ेगा। अ जाइगेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन suitably placed, suitably directed and suitably timed could do the trick। और एक बहुत बड़ा, जाइगेंटिक अगेन मींस ह्यूज, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर धमाका अगर हम करेंगे जो कि suitably placed होगा, suitable डायरेक्शन में होगा एंड suitably timed होगा, तब वो ट्रिक करेगा। सो बेसिकली ये ऐसे तीन वर्ड्स क्यों लिखे गए हैं कि suitable place, suitably directed, बिकॉज स्पेस में जब भी आप कोई चीज लॉन्च करेंगे, सो फॉर एग्जांपल इनको कुछ ना कुछ जो है यहाँ से लॉन्च करना पड़ेगा एंड जब भी आप स्पेस में किसी चीज को लॉन्च करते हैं और अगर आपको किसी टारगेट को हिट करना है, देन आपको बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमेट भी मूव कर रहा है एंड कॉमेट की स्पीड फॉर एग्जांपल 40, 20 या 60 या 200 किलोमीटर पर आवर की नहीं होती है, इट विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ किलोमीटर। सो इतने हाई स्पीड की चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिन पॉइंट करके उसको तरफ पहुंचना है। इट्स लाइक कि किसी मूविंग टारगेट को आपको शूट करना है। सो यू कैन इमेजिन कितना डिफिकल्ट होगा। इसलिए हर चीज सुटेबली प्लेस्ड होनी चाहिए, हर चीज का एकदम प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए एंड सही टाइमिंग होनी चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। दैट ओनली कैन डू द ट्रिक। सो डू द ट्रिक यानी जो हमने सोचा है वो हो जाना, अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एंड ये जो फ्रेज है डू द ट्रिक, ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा टेक्निक लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा रहे हैं, ताकि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, देन यू कैन से आई ट्राइड टू डू दिस एंड इट डिड द ट्रिक। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया एंड फाइनली ये चीज़ ने मेरा ट्रिक, इट डिड द ट्रिक मतलब इसने जो है मेरे को जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट था निकाल के दे दिया। सो इस तरह से आप डू द ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड in a spaceship, sending it to intercept the approaching comet and detonating it by remote control। एंड ये कैसे किया जा सकता है, एक स्पेसशिप में न्यूक्लियर पेलोड रख के। सो पेलोड का क्या मतलब है, सो पेलोड बेसिकली एक टेक्निकल वर्ड है, जो भी आप बेसिकली लोड डालते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल पे। सो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उसके ऊपर जो भी आप लोड डालते हो उसको आप पेलोड बोलते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रक है, एक ट्रेलर ले लीजिए फॉर एग्जांपल,
एंड आपने देखा होगा कि ट्रेलर जो है खुद बहुत भारी होते हैं। सो दिस इज द ट्रेलर। इसमें इतना बड़ा पीछे एक अटैचमेंट लगा होता है, उसका पूरा एक कैबिन होता है, इतने सारे टायर होते हैं, टायर के कुछ हंड्रेड्स ऑफ केजीज वेट होते हैं। सो ट्रेलर का खुद एक वेट होता है। सो ये हो गया ट्रेलर का वेट। एंड उसके ऊपर आप एक कंटेनर रखते हो, एंड इस कंटेनर में यही एक पूरा लोड है, एंड इसका अपना एक लोड होता है। सो टेक्निकल टर्म्स में आप इस चीज को पेलोड बोलते हो। सो जो भी लोड कैरी किया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, आप उसको पेलोड करते हो। सो मतलब आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मैं गाड़ी का वेट इसमें से माइनस कर रहा हूँ, एंड मैं सिर्फ जो ये गाड़ी वेट कैरी कर रही है इसको मैं पेलोड बोलता हूँ। सो स्पेसशिप में भी यही होता है। स्पेसशिप बहुत बड़ी सी होती है। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि काफी 100 टनों की स्पेसशिप होती है, एंड स्पेसशिप को भी कुछ सामान लेके जाना होता है। इट कुड बी अ सैटेलाइट, इट कुड बी एनीथिंग एल्स। तो उसका वेट क्या है उसको आप पेलोड की तरह टर्म से इस्तेमाल करते हैं। एंड इस केस में आपको क्या भेजना है? न्यूक्लियर पेलोड। न्यूक्लियर पेलोड यानी वो जो वेट होगा वो बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब से भरा होगा, एंड इसलिए ये न्यूक्लियर पेलोड आप स्पेसशिप से भेजेंगे। एंड उस स्पेसशिप को क्या करना है? इट वुड बी सेंड टू इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट करने का क्या मतलब है? इंटरसेप्ट करने का मतलब है ब्लॉक करना। सो जो अप्रोचिंग कॉमेट है, जो आप इस पृथ्वी की तरफ अप्रोच कर रहा है, उसके पास आ रहा है, उसके पाथ को ब्लॉक करेंगे, एंड ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इसको डेटोनेट करेंगे। सो डेटोनेट का मतलब क्या होता है? सो एक्सप्लोड करना। उसी के लिए एक और टेक्निकल वर्ड है जिसको आप डेटोनेटिंग बोलते हैं। सो उसको एक्सप्लोड कराना रिमोट कंट्रोल से। सो बेसिकली ये एक स्पेसशिप है। सो बेसिकली इस तरह का कुछ सेटअप होता है, एंड इनफैक्ट इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं ये ऑलरेडी थॉट आउट हैं। ऑलरेडी जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, स्पेशली यूएस इसमें आगे हैं, अमेरिका इसमें आगे हैं, कि वो ये सोचते रहते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ तो उनके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज को वो काइनेटिक इम्पैक्टर के नाम से भी बोलते हैं। सो यू कैन गूगल और आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। सो वो क्या करते हैं, इस तरह से एक स्पेसशिप भेजते हैं, एंड वो क्या करेगा, वो जाके जैसे ही कॉमेट के पास पहुंचेगा, वो वहां पे रिमोट कंट्रोल से उसको फोड़ देंगे। एंड जैसे वो उसको फोड़ेंगे तो ये जो पर्टिकुलर कॉमेट है ये मल्टीपल पीसेस में जो है तबाह हो जाएगा। एंड जैसे ही कोई भी कॉमेट इस तरह से छोटे पीसेस में तबाह हो जाएगा, देन वो अपनी ऑर्बिट भी छोड़ देगा। सो जो वो उसकी ऑर्बिट है वो उसके वेट से डिफाइन होती है, ये आप आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जैसे ही वो टूट जाएगा उसकी ऑर्बिट भी खत्म हो जाएगी। सो वो अलग अलग डायरेक्शन में बेसिकली स्कैटर हो जाएगा। Success or failure, secrecy must be preserved. Finally, a timetable was drawn up for the operation, which was codenamed Project Light Brigade. Success हो या failure हो, secrecy must be preserved. Preserved यानी maintain. So अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो या फेल हो, इन एनी केस secrecy जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। फाइनली एक टाइम टेबल बनाया गया। टाइम टेबल वॉज ड्रॉन का मतलब है टाइम टेबल वॉज मेड फॉर दी ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के लिए। एंड इस ऑपरेशन का कोड नेम क्या दिया गया? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। एंड इनफैक्ट ये बहुत ही कॉमन वे है। कोई भी आप अगर एक ऐसी ऑपरेशन करने वाले होते हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर एक स्पेस मिशन है या मिलिट्री ऑपरेशंस है, तो आप उसको एक कोड नेम देते हैं। सो आप कोड नेम देने का फायदा ये होता है कि जब आप आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, इवन थ्रू फोन या इवन थ्रू किसी से बात कर रहे हैं, आपकी बात कोई सुन भी लेगा तो आप कोई समझ नहीं पाएगा वो क्या चीज की बात कर रहे हैं। सो दैट इज वाई ये कोड नेम्स यूज किए जाते हैं। एंड इसका कोड नेम क्या रखा गया? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द important dates in it were October 10th, dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons. So dispatch, so इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थे? अक्टूबर 10th को उनको क्या करना था? स्पेसक्राफ्ट को डिस्पैच करना था। डिस्पैच बेसिकली एक और फैंसी टर्म है सेंड करने का। सो स्पेशली ये इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ट्रक को लोड करके, सेम ट्रक वाला एग्जांपल, ट्रक को अगर कोई कंपनी लोड करती है किसी माल के साथ, किसी गुड के साथ, तो उसको जब भेजती है तो इस प्रोसेस को डिस्पैचिंग बोलते हैं। सो इट इज जस्ट कि उसको भेजा जा रहा है, सारी फॉर्मेलिटीज करके। सो डिस्पैच किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट को अक्टूबर 10th को पेलोड के साथ, अनलेस कंडीशन क्या है कि कॉमेट खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो गया हो नेचुरल कॉजेज से। कुछ भी नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, या उसकी पाथ जो है चेंज हो गई हो अनफोर्सीन रीजन से। सो अनफोर्सीन का मतलब है अनप्रेडिक्टेड, जिसे हम प्रेडिक्ट ना कर पाए, जिससे हम पहले से अनुमान ना लगा पाए, ऐसे रीजंस
की वजह से अगर वो अपनी पाथ चेंज कर लें। सो अनफोर्सीन मीन्स अनप्रिडिक्टेड। November 15, a rendezvous with the comet and detonation of the payload. So November 15 को क्या किया जाएगा? ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो कॉमेट से जाके मिलेगा। सो rendezvous बेसिकली ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन भी काफी वियर्ड है, समथिंग लाइक टेटाटेट जो हमने पिछले पार्ट में देखा था, पिछले चैप्टर में। सो rendezvous का मतलब होता है मीटिंग। एंड ये वर्ड इतना अजीब इसलिए है क्योंकि ये फ्रेंच से डायरेक्टली उठा के इंग्लिश में यूज किया जाता है। समथिंग लाइक जैसे गुरु वर्ड हम यूज करते हैं इंग्लिश में, एंड गुरु का मतलब टीचर ही होता है इन इंग्लिश ऑल्सो। सो rendezvous इज अ फ्रेंच वर्ड, एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि टेटाटेट इस तरह से ये जो फ्रेंच के वर्ड्स हैं क्यों यूज किए जाने लग गए हैं इंग्लिश में एंड इंक्लूड किए जाने लग गए। तो इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह के वर्ड्स उठाते रहती है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से। एंड rendezvous इनफैक्ट इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर वर्ड। सो ये ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। rendezvous तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वर्ड है जो इंग्लिश में अब यूज किया जाता है, एंड इसका मतलब सिंपली है कि एक मीटिंग। सो इनफैक्ट rendezvous का वर्ड इनफैक्ट एक प्राइवेट मीटिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, इनफैक्ट समथिंग लाइक अ रोमांटिक प्राइवेट मीटिंग, बट इन जनरल सेंस इट मीन्स अ मीटिंग। सो rendezvous किसके साथ? कॉमेट के साथ। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट कॉमेट के पास पहुंच जाएगा एंड तब उसको डेटोनेट किया जाएगा। सो उनका एस्टिमेटेड डेट क्या है कि अक्टूबर 10 को जब रिलीज करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 महीने 5 दिन के बाद वो जाके कॉमेट के पास पहुंचेगा एंड फिर उसको डेटोनेट किया जाएगा। December 15, if the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth. If it succeeded, this was the day comet would pass by at a near but safe distance. So November 15 को ये क्रिया करने के बाद December 15 को पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट फेल हुआ कि नहीं हुआ। सो December 15 की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है कि December 15 को बेसिकली अगर एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो कॉमेट जो है अर्थ को हिट करेगा, अगर सक्सीड हो गया तो वो सिर्फ पास बाय करेगा एक सेफ डिस्टेंस पर। सो नवंबर 15 मतलब कॉमेट इतनी दूरी पे होगा, 1 महीने की दूरी पे होगा अर्थ से, एंड अगर इनका सक्सेसफुल रहा मिशन, अगर डिफ्लेक्शन सक्सेसफुल रहा, सो December 15 को वो आके हिट नहीं करेगा अर्थ को, वो बेसिकली वहां से सेफ डिस्टेंस पे निकल जाएगा। सो इन पर्टिकुलर मिशंस में इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि इवन दो फॉर एग्जांपल नवंबर 15 को आपने जो एक्सपेक्ट किया, आपने डेटोनेट कर दिया एंड वो एक्चुअल में फट गया, सो यू वुड कॉल कि हमारा मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया। सो हमने जो सोचा था कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, हमने वो कर दिया। स्टिल देर इज नो गारंटी, स्टिल देर इज नो गारंटी कि December 15 को वो आके हिट करेगा नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ही ऐसे कॉजेज हो सकते हैं कि तब तक वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए नेचुरल कॉजेज की तरफ से कि वो वापस अर्थ की ओर और झुकने लग जाए। सो एनीथिंग कैन हैपन। सो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, एंड आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है कि December 15 को ऐसा डेट रखा गया था कि तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो है हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, क्योंकि तब हम कॉमेट जो है हमारे से जब जस्ट पास बाय करेगा नियर बट सेफ डिस्टेंस पर। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वाज। Nobody could estimate. Everybody hoped that it was not very massive. एंड इनफैक्ट अब हमें समझ में आता है कि December 15 को उन्होंने स्पेशल टाइम में क्यों रखा था, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट का सक्सेस एक इम्पॉर्टेंट चीज पे डिपेंड करता है। किस चीज पे? कि उस कॉमेट का वेट कितना है। सो हाउ मैसिव का मतलब है कितना भारी है वो। सो ये जो कॉमेट है वो कितना भारी है, एंड ट्विस्ट क्या है इस पर्टिकुलर स्टोरी में कि नोबडी कुड एस्टिमेट, किसी ने अंदाजा नहीं लगा पाया। एस्टिमेट करना यानी अंदाज लगाना। सो कोई भी अंदाज नहीं लगा पाया कि एक्चुअली में वो कितना भारी है, एंड इनफैक्ट इतना आसान नहीं है। सो आप इमेजिन करो टेलीस्कोप से देख के आसमान में आप किसी चीज का वेट डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज नॉट इजी, बहुत फिजिक्स लगती है, एंड इनफैक्ट इवन देन आप इतना श्योर नहीं हो सकते कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कॉमेट किस चीज से बना है। सो इट्स ऑल एस्टिमेशंस, आप जितना भी पॉसिबल एस्टिमेशन कर सकते हो। सो ऑब्वियसली इन एस्टिमेशंस का हमेशा एक डिग्री ऑफ वो होता है कि आप सोच रहे हो कि 50 किलो का है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं 2 किलो गलत भी हो सकता हूँ। सो इट कैन बी 52, 48। एंड सबका होप क्या था? जो भी कैलकुलेशंस किए थे सबने, सबका होप क्या था, सबकी आशा क्या थी कि ये ज्यादा भारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसे मेटल से बना है, एल निकला कोई दूसरा मेटल जो कि एक्चुअली बहुत भारी होता है, एंड कॉमेट बहुत भारी निकला, तो इनका जो डेटोनेशन है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि वो उसको इतना पुश कर पाए कि वो फाइनली अर्थ से ना टकरा पाए।
सो अल्टीमेटली सब कुछ किस चीज पे डिपेंड कर रहा था कि वो कॉमेट कितना भारी है. डू यू थिंक वी विल सक्सीड? Dattada asked Sir John Macpherson for his opinion. During the week, the two had developed considerable affinity for each other. तो दत्तादा सर जॉन मैकफरसन से उनकी ओपिनियन, उनकी राय, ओपिनियन का मतलब होता है राय, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं. उनसे क्या पूछते हैं, क्या आपको लगता है हम सफल होंगे? और इस हफ्ते में उनके बीच में काफी ज्यादा कंसिडरेबल यानी काफी हद तक अफिनिटी हो गई थी. अफिनिटी यानी लाइकिंग. सो एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे ये. मिस्टर दत्ता, I will give you an honest answer. I am not buying any Christmas presents till December 15. So उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर दत्ता, मैं आपको एक ऑनेस्ट, एक सच्चा आंसर देता हूँ, आपको झूठी आशा नहीं दे रहा हूँ. इसका मतलब मैं क्रिसमस प्रेजेंट्स दिसंबर 15 तक नहीं खरीदने वाला. सो बेसिकली आपको पता है कि वेस्ट में क्रिसमस जो है दिवाली की तरह एक पॉपुलर फेस्टिवल है उनके लिए. एंड वो क्या करते हैं, उस समय गिफ्ट्स खरीदते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए. एंड वो क्रिसमस के दिन आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम दिवाली में एक दूसरे के लिए मिठाइयाँ लेके जाते हैं. सो ऑब्वियसली दिसंबर 25 जो है क्रिसमस है. एंड काफी लोग बहुत टाइम तक इसकी प्लानिंग भी करते हैं, महीनों पहले गिफ्ट्स खरीद लेते हैं. सो उन्होंने क्या बोला कि मैं दिसंबर 15 तक क्रिसमस प्रेजेंट्स नहीं खरीदने वाला. एंड ऑब्वियसली उनके इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि उनको भी नहीं पता कि वो क्रिसमस देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दिसंबर 15 को इवन दो अगर उनका मिशन सक्सेसफुल भी होता है, इस कंडीशन की वजह से कि उनको पता नहीं कि वो कितना भारी है कॉमेट, वो दिसंबर 15 तक जब तक कॉमेट अर्थ के पास से निकल ना जाए कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है. Dattada toured the British Isles for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. दत्तादा ने पूरे ब्रिटिश आइल्स को टूर किया. सो आइल का मतलब क्या होता है? आइल इज अ स्मॉल आइलैंड. एक छोटे आइलैंड को आप आइल बोलते हैं. सो ब्रिटेन में जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको घूमा उन्होंने 2 हफ्ते तक कॉन्फ्रेंस के बाद. एंड काफी अच्छा समय बिताया ऑब्जर्वेटरीज को विजिट करके, दूसरे एमेच्योर्स और प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के साथ अपने व्यूज एक्सचेंज करके. On his return, he was greeted by the inevitable vast crowds of friends, social leaders, students, and the usual hangers-on. उनके रिटर्न पे उनका स्वागत किन्होंने किया? इनएविटेबल वास्ट क्राउड. इनएविटेबल अगेन मतलब अनअवॉइडेबल. सो उनको पता था कि ये जो पूरी क्राउड उनको मिलने वाली है. एंड किन लोगों ने उनका स्वागत किया? बहुत सारे फ्रेंड्स ने. वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स यानी बहुत सारे फ्रेंड्स. सोशल लीडर्स, जो भी सोशल लीडर्स हैं लाइक पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, स्टूडेंट्स, एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन. एंड जो आम हैंगर्स ऑन होते हैं. सो हैंगर्स ऑन किनको बोला जाता है? सो काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है. सो हैंगर्स ऑन आप उनको बोलते हैं जो बेसिकली जब भी आप मीटिंग या किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो तो ऐसे लोग जो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट अगर आप इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों से बातें करते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए. सो आप उनको हैंगर्स ऑन बोलते हो. सो पीपल इन अ मीटिंग who try to be very friendly with important people. सो वीआईपी लोग हो गए, कोई भी जाने माने लोग हो गए, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं अपना फ़ायदा निकालने के लिए बेसिकली, इन शॉर्ट. तो क्योंकि अब दत्तादा भी बहुत बड़े आदमी हो गए हैं तो इस तरह के लोग भी उनसे मिलने आएंगे, उनको पता था. Loaded with garlands and bombarded with questions from the press, he somehow made his way to the waiting car. So loaded with garlands यानी मालाओं से भरे हुए, bombarded with questions. So bombard करना यानी बमबारी करने को कहते हैं. सो सवालों की बमबारी बेसिकली. सो मालाओं से भरे हुए, सवालों की बमबारी को झेलते हुए जो भी प्रेस थी, प्रेस यानी जो भी मीडिया थी, जो भी जर्नलिस्ट थे, वो किसी भी तरह करके अपना रास्ता अपनी वेटिंग कार तक, जो भी कार उनका इंतजार कर रही थी, उस तक बनाते हुए पहुंच गए. तो चलिए यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है. हम इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 1. फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट. व्हाई वाज जेम्स डाउटफुल अबाउट हिज सम्स एंड कैलकुलेशंस? सो इस सेंटेंस में वो बेसिकली अपने सम्स के ऊपर थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं. सो वो क्यों डाउटफुल है अपने कैलकुलेशंस को लेके? सो व्हेन जेम्स लुक्ड एट द स्काई ऑन द पीसफुल नाइट, ही वाजंट एबल टू बिलीव दैट कॉमेट दत्ता वाज ऑन इट्स वे टू कोलाइड विद द अर्थ. He thus wondered if he had done his calculations right. तो जब जेम्स ने स्काई की तरफ देखा उस पीसफुल, उस शांत रात में, तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि कॉमेट दत्ता जो है अर्थ की तरफ बढ़ रहा है उसे कोलाइड करने के लिए. इसीलिए उसने क्या वंडर किया, क्या सोचा कि उसने अपनी कैलकुलेशन सही की है कि नहीं.
What did the scientists at the conference say about James sum? So scientist ने conference में क्या कहा जेम्स की sums के बारे में? So sums का मतलब यहाँ पे calculations. The scientists at the conference said that James' calculations were correct and the comet Datta is on its collision course towards Earth. However, there was a slight probability that it would scrape through the Earth's atmosphere, causing lesser damage. सो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जेम्स की जो भी कैलकुलेशंस थी वो सही हैं एंड कॉमेट दत्ता अपने कोलिजन कोर्स पर है अर्थ की तरफ. सो कोलिजन कोर्स एक अनदर वर्ड होता है, पॉपुलर फ्रेज है कोलिजन कोर्स, मतलब कोलिजन के रास्ते पे. सो कोर्स का मतलब हो गया रास्ता, पाथ, एंड कोलिजन यानी कोलिजन करने वाले रास्ते पर. सो जब भी दो चीज कोलाइड करने वाली होती है, टकराने वाली होती है, आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इन वर्ड का इस्तेमाल दो एरोप्लेन्स के बीच में कर सकते हैं, दो गाड़ियों के बीच में कर सकते हैं, एनीथिंग, दो बॉल्स के बीच में कर सकते हैं. सो कोई भी दो चीज अगर आपस में टकराने वाली है तो यू कैन से कि दे आर ऑन द कोलिजन कोर्स. पर एक स्लाइट प्रोबेबिलिटी थी. सो प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है चांस. एक छोटा सा चांस क्या था कि इट वुड स्क्रेप थ्रू, वो सिर्फ ग्रेज करेगा यानी स्क्रेप करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर को, कॉजिंग लेसर डैमेज, कम डैमेज करते हुए. सो स्टिल डैमेज करेगा बट कम डैमेज करेगा. क्वेश्चन 3, immediate action was needed, the scientists decided. Give one example each of defensive and offensive action mentioned in the text. So immediate action चाहिए था, ये साइंटिस्ट ने डिसाइड कर लिया. तो एक एक एग्जाम्पल देना आपको डिफेंसिव और ऑफेंसिव एक्शन का जो भी मेंशन किया गया है. सो एज अ डिफेंसिव एक्शन साइंटिस्ट प्रपोज्ड टू लिव इन अंडरग्राउंड बंकर्स. तो डिफेंसिव एक्शन के तौर पे उन्होंने क्या प्रपोज किया? प्रपोज करना है ना, प्रस्ताव देना कि वो अंडरग्राउंड बंकर्स में रहें. The offensive action mentioned was to marginally deflect the comet from its path by intercepting it with a spaceship carrying nuclear payload and remotely detonating it. So, ऑफेंसिव एक्शन क्या मेंशन किया गया कि मार्जिनली कॉमेट को डिफ्लेक्ट किया जाए, उसकी डायरेक्शन को चेंज की जाए, मोड़ दिया जाए उसे अपने पाथ से, फ्रॉम इट्स पाथ, बाय इंटरसेप्टिंग इट, उसको इंटरसेप्ट करने के बाद किससे? विथ अ स्पेसशिप. एंड वो स्पेसशिप क्या कैरी कर रहा होगा? कैरिंग न्यूक्लियर पेलोड. एंड फिर वो क्या करेंगे? एंड रिमोटली डेटोनेटिंग, उसको रिमोट कंट्रोल से फिर एक्सप्लोड कर देंगे. सो डेटोनेटिंग इट विद रिमोट कंट्रोल की जगह आप सिंपली लिख सकते हैं रिमोटली डेटोनेटिंग इट. इसका मतलब सेम है. आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट्स टिल दिसंबर 15. व्हाट डिड सर जॉन मीन बाय दैट? सो सर जॉन ने कहा था कि मैं क्रिसमस प्रेजेंट्स दिसंबर 15 तक नहीं खरीदने वाला. सो उनका मतलब क्या था? So Sir John meant that December 15th was the day when they would come to know if the mission succeeded. If it didn't, then the comet would hit the earth on the same day and they might not survive to celebrate Christmas. तो Sir John का मतलब सिंपली यही था. फिर December 15th ही ऐसा दिन है जब उनको पता चलेगा कि उनका मिशन सक्सीड हुआ है कि नहीं. अगर नहीं हुआ तो कॉमेट क्या करेगा? हिट करेगा अर्थ को उसी दिन एंड वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. सो हमें माइट का वर्ड यूज करना है बिकॉज नो बडी नोज कि कितना डैमेज होगा. कुछ लोग बच भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी बच सकते. सो माइट यानी हमें पता नहीं है कितना डैमेज होगा, बट हाँ ही वॉज लाइक कि हाँ प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्वाइव नहीं करेंगे. एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर आंसर को इलेबोरेट भी करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इवन दो उनको नवंबर 15 को पता लग जाएगा कि उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, स्टिल वो श्योर नहीं थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि कॉमेट कितना हैवी है. इसीलिए वो दिसंबर 15 का फाइनली इंतजार कर रहे थे. तब उस दिन ही जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं. सो यहाँ पे आप एक वर्ड ऐड कर सकते हैं अपने टीचर या इन्विजिलेटर को हिंट करने के लिए कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मिशन एक्चुअली सक्सीडेड. क्योंकि आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको तो नवंबर 15 को पता चल जाएगा कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं. सो इस तरह से आप इलेबोरेट कर सकते हो कि क्यों दिसंबर 15 को ही उनको एक्चुअली पता चलेगा कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें. अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है. इस चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो के लिए स्टे ट्यून. बाय बाय.